गुड मॉर्निंग। कोर्स 1 के यूनिट 3 में हम लोगों को व्यक्तिगत भिन्नता पढ़नी है। व्यक्तिगत भिन्नता और व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताएँ, इसके बारे में पढ़ना है। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य का अर्थ है वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है वह व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप में समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप से समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। इस तरह व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। मानसिक एवं शारीरिक गुणों के संदर्भ में समूह के औसत से व्यक्तिगत रूप में समूह के सदस्य के गुणों में पाई जाने वाली भिन्नता या विचलन को व्यक्तिगत भेद कहते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरिएशंस और डिविएशंस फ्रॉम द ओवरएज ऑफ द ग्रुप with respect to the mental or physical characteristics occurring in the individual member of the group। शरीर के आकार, रूप, कार्य गति की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता भी व्यक्तिगत भेद को दर्शाती है। शरीर के आकार, रूप, कार्य गति की क्षमताओं, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि एवं अभिवृत्ति तथा व्यक्तिगत लक्षणों में पाई जाने वाली मापनीय भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाती है। Measurable difference have been shown exist in physical size and shape, physiology's function, from motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interest, attitudes and personality traits। व्यक्ति के बीच परिवर्तन या भिन्नता या विचलन एक या अनेक लक्षण वाले होते हैं। अपनी समग्रता में ऐसी भिन्नताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाती है। व्यक्ति के बीच परिवर्तन या भिन्नता या विचलन एक या अनेक लक्षण वाले होते हैं। अपनी समग्रता में ऐसी भिन्नताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भिन्न बनाती है। The variations among individual with regard to a single characteristic or a number of characteristics, these differences which in their totality distinguish one individual from another। संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी मापन योग्य पहलू को सम्मिलित करने वाले व्यक्ति विभेद या भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। Today we think of individual difference as including any measurable aspect of the total personality। समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों वाले शारीरिक, मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। समस्त मनोवैज्ञानिक लक्षणों, शारीरिक, मानसिक योग्यताओं, ज्ञान, आदत, व्यक्तित्व और चारित्रिक गुणों में व्यक्ति विभेद पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट। वास्तविकता यह है कि सभी भिन्नताओं को आसानी से नहीं जाना जा सकता। केवल उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिनका किसी उपलब्ध तरीके से मापन किया जा सकता है। उन्हीं भिन्नताओं को जाना जा सकता है जिसे किया जा सकता है।
व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है वह भिन्नता जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं एवं प्रकृति। व्यक्तिगत भिन्नता पहली विशेषता है, यह प्रकृति में विशेषता यह सभी स्थानों पर पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। तीसरा, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषता और प्रकृति में पहला, व्यक्तिगत भिन्नताएं सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। अगला, व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है, उसमें विभिन्न गुणों की क्रियाशील में अंतर पाया जाता है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं, तो एक गायक है और दूसरा वादक है। तो किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। इस तरह व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं तथा प्रकृति। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फर्स्ट, व्यक्तिक भिन्नता सभी स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, व्यक्तिक भिन्नता कम या अधिक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अगला, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, भिन्नताएं स्पष्ट होती जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मूल आनुवंशिकता होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर वातावरण का स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में विभिन्न गुणों के संगठन में अंतर होता है। जो भी गुण व्यक्ति के अंदर संगठित होते हैं, उनके संगठन में आनुपातिक व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। व्यक्ति के विभिन्न गुणों का जो संगठन होता है, उसमें विभिन्न गुणों की क्रियाशीलता में अंतर पाया जाता है। अगला, हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। हर एक व्यक्ति में आंतरिक और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। जैसे दो संगीतज्ञ हैं, तो एक गायक है और दूसरा वादक है। किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक होता है। व्यक्तिक भिन्नता के कारण पहला, आनुवंशिकता हेरिडिटी। व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण
व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण आनुवंशिकता है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक विशेषताओं का प्रमुख कारण आनुवंशिकता ही है। पैतृक गुणों का संक्रमण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और इन्हीं कारण से व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। जैसे तीव्र बुद्धि के माता पिता की संतानें तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि के माता पिता की संतानें मंद बुद्धि की होती है। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता पाई जाती है। कभी कभी एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता पाई जाती है। वे मानसिक शक्तियों, स्वभाव और अन्य गुणों में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। यह आनुवंशिकता के कारण होते हैं। अगला वातावरण। दूसरा वातावरण से एनवायरनमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। वातावरण, एनवायरनमेंट। वातावरण से तात्पर्य उन सब भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक परिस्थितियों से है जिसमें बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों का विकास इस वातावरण पर ही निर्भर होता है। जैसे स्वर यंत्र आनुवंशिकता से प्राप्त होता है, परंतु इससे भाषा वही बोलना सीखता है जो उसके वातावरण में बोली जाती है या शैक्षिक वातावरण में सिखाई जाती है। इसी प्रकार रुचियों, अभिवृत्तियों, आदर्शों एवं मूल्यों का विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब यह सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य की जन्मजात और मानसिक गति शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मनुष्य की जन्मजात और मानसिक शक्तियों के विकास में वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे उत्तम स्वास्थ्य के जीन से लेकर पैदा होने वाले बच्चों को भी यदि संतुलित आहार, शुद्ध वायु, शुद्ध जल एवं सूर्य का प्रकाश न मिले तो उसका स्वास्थ्य कभी उत्तम नहीं हो सकता। आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली, किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। दूसरा आयु तथा बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है, इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर पाया जाता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। इसके पश्चात व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है स्वास्थ्य तात्पर्य हेल्थ। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है और वे जल्दी सीखते हैं। सीखी हुई वस्तु को वे लंबे समय तक धारण रखते हैं। सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जैसे बीमारी, चोट इत्यादि या मानसिक दुर्बलताओं के शिकार जैसे चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, भग्नाशा आदि, ये सभी मंद गति से सीखते हैं।
और ये समायोजन नहीं कर पाते। तो अगला है स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बालकों में अधिगम के लिए तीव्रता होती है। वे जल्दी सीखते हैं और सीखी हुई वस्तु को लंबे समय तक धारण रखते हैं और सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते, जैसे बीमारी, चोट इत्यादि, या मानसिक दुर्बलताओं के शिकार, जैसे चिड़चिड़ापन, कुंठा, तनाव, भग्नाशा आदि, तो वे मंद गति से सीखते हैं और समायोजन नहीं कर पाते। इसके पश्चात जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, कास्ट, रेस एंड नेशन। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में कुशल होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता के कारणों में जाति, प्रजाति तथा देश का भी प्रमुख स्थान होता है। जैसे क्षत्रिय जाति के व्यक्ति युद्धप्रिय, साहसी, और वैश्य जाति के व्यक्ति व्यापार में सफल होते हैं। निग्रो प्रजाति के बालकों से अमेरिकन प्रजाति के बालक अधिक तेज, बुद्धिमान और कार्यकुशल पाए जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्र के व्यक्तियों में शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक विशेषताएं दूसरे राष्ट्र की व्यक्तियों से भिन्न होती हैं। इन्हीं व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण हम विभिन्न देशों के व्यक्तियों को सरलता से पहचान लेते हैं। इसके पश्चात परिपक्वता, मैच्योरिटी। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि कहते हैं। परिपक्वता समय के साथ साथ प्रतिवर्ष बालक की शारीरिक तथा मानसिक सामर्थ्य, योग्यता, रुचियों तथा प्रवृत्तियों में अभिवृद्धि कहते हैं। जैसे जन्म के समय मानव शिशु चल फिर नहीं सकता, किंतु एक वर्ष के बाद प्रकृति उसे चलने योग्य बना देती है और 2 साल के बाद तो वह दौड़ने लगता है। इसी प्रकार मानसिक परिपक्वता आने के बाद वह कुछ बोल सकता है और कुछ पढ़ लिख भी सकता है। इस प्रकार कुछ प्राकृतिक तथा कुछ वातावरण संबंधी कारणों से परिपक्वता शीघ्र या देर में आ ही जाती है। इसके पश्चात लिंग, सेक्स। लिंग भेद पर किए गए अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हस्तलिपि, हाथ की हैंडराइटिंग सुंदर होती है। लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा जल्दी होता है, तो लड़कों का गामक विकास तीव्रता से होता है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। लड़के और लड़कियों में अलग अलग संवेगों की तीव्रता होती है। इसके पश्चात शिक्षा तथा आर्थिक दशा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है, किंतु शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिक भिन्नता का कारण होती है। शिक्षा तथा आर्थिक दशा। शिक्षा तथा आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में, शिक्षा और आर्थिक दशा दोनों व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करते हैं। शिक्षा व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यवहार कुशल बनाती है। शिक्षा उसे अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न बनाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी व्यक्ति के शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक,
भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होती है। इसके पश्चात मनोदशा और भावात्मक स्थिरता, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। तो व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। कुछ व्यक्तियों की मनोस्थिति या मनोभाव सक्रिय और शीघ्रता करने वाले होते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति निष्क्रिय और धीमे होते हैं। कुछ मनोविनोदी तथा अन्य क्रोधी स्वभाव के होते हैं। व्यक्ति की भावात्मक स्थिरता शारीरिक, मानसिक और वातावरणीय घटकों से भिन्न भिन्न प्रभावित होती है। इसके पश्चात व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व मनुष्य के सभी गुणों का कुल योग होता है। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से कुछ शारीरिक, कुछ संवेगात्मक और कुछ बौद्धिक गुण भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बताए जाते हैं। इन्हीं के बल पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व बताए जाते हैं। कुछ द्वंद्वात्मक होते हैं, आपस में मन में ही द्वंद्व होता है, करें न करें, करें तो इसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा या खराब होगा। कुछ द्वंद्वात्मक, कुछ विनम्र, कुछ सामाजिक, कुछ एकांत प्रिय, कुछ ईमानदार, कुछ बेईमान, कुछ आलोचनात्मक, कुछ सहानुभूति करने वाले, कुछ स्थूल कार्य, कुछ दुबले पतले पाए जाते हैं। अतः इस प्रकार की भिन्नता व्यक्तित्व के कारण होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारणों की जो चर्चा हम लोगों ने की, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है पहला आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा आयु तथा बुद्धि, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, छठा परिपक्वता, सातवां लिंग, आठवां शिक्षा तथा आर्थिक दशा, नौवां मनोदशा और भावात्मक स्थिरता और 10वां व्यक्तित्व। ठीक है, फिर से एक बार कह देते हैं। आनुवंशिकता, पहला आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा आयु तथा बुद्धि, चौथा भाव स्वास्थ्य, पांचवा जाति, प्रजाति एवं राष्ट्र, छठा परिपक्वता, सातवां लिंग, आठवां शिक्षा एवं आर्थिक दशा, नौवां मनोदशा और भावात्मक स्थिरता और लास्ट जो है वो है व्यक्तित्व ने पर्सनैलिटी। इंग्लिश में अगर चर्चा करेंगे तो कॉजेज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फर्स्ट हेरिडिटी, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड एज एंड इंटेलिजेंस, फोर्थ हेल्थ, फिफ्थ कास्ट, रेस एंड नेशन, नेक्स्ट मैच्योरिटी, सेक्स, एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी और लास्ट पर्सनैलिटी। ओके, अब इसके क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र। प्राचीन काल में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और अब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थी। प्राचीन काल में व्यक्तिगत भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियां भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्ति के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का पता लगाया जाता है।
प्राचीन काल में व्यक्तिक भिन्नता का आधार केवल शारीरिक और मानसिक लक्षण थे और तब इसके मापन की कोई वैज्ञानिक विधियाँ भी नहीं थी। वर्तमान में व्यक्तित्व के अनेक लक्षणों के मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और अब इन सब के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता का पता लगाया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप। व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। व्यक्तिक भिन्नता मुख्य रूप से शरीर के आकार एवं स्वरूप, शारीरिक कार्यों में गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में होती है। Measurable differences have been shown to exist in physical size and shape, physiological functions, motor capacities, intelligence, achievement and knowledge, interests, attitudes and personality traits। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ही देखें तो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक आदि सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है तो व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक आदि सभी लक्षण उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तब व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक चारों क्षेत्र आने चाहिए और आते भी हैं। चारों क्षेत्र आते भी हैं। यहाँ इन चारों क्षेत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है शारीरिक क्षेत्र। शारीरिक क्षेत्र में क्या आता है? शारीरिक क्षेत्र में इसमें दो क्षेत्र आते हैं। पहला आता है शारीरिक भिन्नता, फिजिकल डिफरेंस। हम देखते हैं कि शारीरिक दृष्टि से कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते। एक जैसे नहीं होते। कोई अधिक भार का होता है तो कोई कम भार का होता है। किसी की लंबाई अधिक होती है तो किसी की कम होती है। किसी की शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी में कम शारीरिक क्षमता होती है। किसी की ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां ठीक प्रकार से कार्य करती हैं तो किसी में दोषयुक्त होता है। हम यह भी देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। व्यक्ति की शारीरिक रचना का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ता है। वर्तमान में शारीरिक रचना के वे सब तत्व जिसका मापन किया जाता है व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। गत्यात्मक योग्यता भिन्नता, मोटर एबिलिटी डिफरेंस। हम देखते हैं कि एक ही आयु वर्ग के व्यक्तियों की गतिवाही क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को शीघ्रता से करता है और कोई व्यक्ति किसी अन्य कार्य को। जैसे महिलाएं अंगुलियों में से किए जाने वाले कार्य, कोई व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी करता है तो कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे कार्य को जल्दी कर लेता है। जैसे महिलाएं अंगुलियों से किए जाने वाले कार्य सिलाई कढ़ाई को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्रता से करती है और पुरुष हाथ से किए जाने वाले कार्यों फावड़ा चलाना, पत्थर खोदना को स्त्रियों की अपेक्षा शीघ्रता से करते हैं। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता को व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में गतिवाहक क्षमता भी व्यक्तिक भिन्नता के क्षेत्र में आती है।
और यह है मानसिक क्षेत्र। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है। मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का मानसिक क्षेत्र व्यक्तिक भिन्नता का सबसे मुख्य आधार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से इसी आधार पर किया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता के मानसिक क्षेत्र में निम्नलिखित 4 क्षेत्र आते हैं। बुद्धि भिन्नता। पहला, बुद्धि भिन्नता, इंटेलिजेंस डिफरेंस। हम देखते हैं कि बुद्धि की दृष्टि से भी व्यक्तियों में भिन्नता होती है। मनोवैज्ञानिक टर्म आदि ने व्यक्तियों के बुद्धि मापन की परीक्षण तैयार किए बगैर और उसके द्वारा व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि ज्ञात की और बुद्धि लब्धि के आधार पर जड़ बुद्धि से लेकर जड़ बुद्धि मतलब डल स्टूडेंट और इडियट या बायस्ड स्टूडेंट से लेकर प्रतिभाशाली जीनियस तक कई श्रेणियों में विभाजित किया। वर्तमान में बुद्धि व्यक्तिक भिन्नता का आधार मानी जाती है। और उपलब्धि भिन्नता अचीवमेंट डिफरेंस। सामान्यतः यह समझा जाता है कि शिक्षार्थियों की परीक्षा में उपलब्धि उनकी बुद्धि पर निर्भर करती है और किसी सीमा तक यह सत्य भी है, परंतु यह उपलब्धि बुद्धि के साथ साथ उनकी विषय में रुचि, अध्ययन की आदत और अध्ययन की परिस्थितियां आदि पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि अधिक होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत कम होती है और कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होते हुए भी उनकी शैक्षिक उपलब्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है। वर्तमान समय में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार होती है। वर्तमान समय में शैक्षिक उपलब्धि भी व्यक्तिक भिन्नता का आधार होती है। इसके पश्चात है अभिक्षमता वृद्धि, एप्टीट्यूड डिफरेंस। किसी कार्य अथवा व्यवसाय के प्रति जन्मजात रुझान एवं क्षमता को अभिक्षमता कहते हैं। यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है और किन्हीं में यांत्रिक अभिक्षमता होती है, किन्हीं में साहित्यिक अभिक्षमता होती है और किन्हीं में कलात्मक अभिक्षमता होती है आदि। एक ही अभिक्षमता वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों में इसकी माप भिन्न भिन्न होती है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही दिया जाता है। छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन मूल रूप से अभिक्षमता के आधार पर ही दिया जाता है। इसके पश्चात विशिष्ट योग्यता भिन्नता, स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंस। अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में और कोई कला के क्षेत्र में। विशिष्ट योग्यता भिन्नता, स्पेशल एबिलिटीज डिफरेंस। अभिक्षमता किसी कार्य के प्रति केवल जन्मजात रुझान एवं शक्ति को प्रकट करती है। विशिष्ट योग्यता कहलाती है। और विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का योग होती है। विशिष्ट योग्यता अभिक्षमता एवं शारीरिक योग्यता दोनों का ही योग होती है, दोनों का सम होती है। इन विशिष्ट योग्यताओं के आधार पर व्यक्ति विशेष के क्षेत्र में विशेष कीर्तिमान स्थापित करते हैं। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में और कोई कला के क्षेत्र में। वर्तमान में व्यक्तियों की विशिष्ट योग्यता को व्यक्तिक भिन्नता का विशेष आधार माना जाता है। अगला है संवेगात्मक क्षेत्र। संवेगों का संबंध शरीर एवं मन दोनों से होता है।
संवेगों का संबंध शरीर एवं मन दोनों से होता है, पर मनोविज्ञान में इन्हें अलग से देखा और समझा जाता है। संवेगात्मक क्षेत्र में मुख्य रूप से पहला है संवेगात्मक भिन्नता। संवेगात्मक भिन्नता से तात्पर्य इमोशनल डिफरेंस। पहले बच्चों का संवेगात्मक विकास। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बच्चे बड़े होते जाते हैं, इनके संवेगों में भी परिवर्तन होते जाता है और ये परिवर्तित संवेग स्थिर हो जाते हैं। कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं, कुछ बात बात पर क्रोध करने लगते हैं और कुछ सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं आदि, और इन संवेगों से उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की विधियां भी विकसित की गई हैं। और इन विधियों से प्राप्त अंकों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर किया जाता है। संवेगात्मक भिन्नता इमोशनल डिफरेंसेस। प्रारंभ में बच्चों का संवेगात्मक विकास लगभग समान रूप से होता है, पर जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं, उनके संवेगों में परिवर्तन होते जाता है और ये परिवर्तित संवेग स्थिर होते जाते हैं। कुछ बच्चे भयभीत रहने लगते हैं, कुछ बात बात पर क्रोध करने लगते हैं और कुछ हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं आदि, और इन सबों से उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में इनके मापन की विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में अंतर किया जाता है। इसके पश्चात है रुचियों में भिन्नता। रुचियों में भिन्नता से तात्पर्य रुचियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात और दूसरी अर्जित। रुचियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक जन्मजात होती हैं और एक अर्जित होती हैं। जन्मजात रुचियाँ जैसे भोजन के प्रति रुचि और खेल के प्रति रुचि हो, ये सब में समान होती हैं। लेकिन अर्जित रुचियाँ, क्योंकि ये जन्मजात रुचि है, भोजन के प्रति रुचि हो, खेल के प्रति रुचि हो, ये जन्मजात रुचि। लेकिन अर्जित रुचियाँ जैसे विशेष प्रकार के भोजन में रुचि है ना, विशेष प्रकार के खेल में रुचि, विशेष प्रकार के मिठाई खाने में जो रुचि होती है, ये सब में भिन्न होती है। मिठाई पसंद है नहीं आप लोगों को, तो ये अर्जित रुचि हैं। जन्मजात रुचि भी कुछ खेल के प्रति, भोजन के प्रति रुचि या खाने के प्रति रुचि, ये जन्मजात होती है। लेकिन अर्जित रुचियाँ जो होती हैं, जैसे विशेष प्रकार के भोजन में रुचि, विशेष प्रकार के क्षेत्र में रुचि, ये सब भिन्न होते हैं। कोई बच्चे गणित के अध्ययन में रुचि लेते हैं, तो कोई भाषा के अध्ययन में और कोई किसी अन्य विषय के अध्ययन अथवा कौशल के प्रशिक्षण में। वर्तमान में विशेषकर जैविक क्षेत्र में रुचियाँ व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार होती हैं। वर्तमान में विशेषकर जैविक क्षेत्र में, विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में रुचियाँ व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य आधार होती हैं। इसके पश्चात अभिवृत्तियों में भिन्नता, एटीट्यूड डिफरेंस। किसी उद्दीपक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति धनात्मक अथवा तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति या कुवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होकर अर्जित होती है। अभिवृत्ति जो होती है, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होकर अर्जित होती है। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है,
उसमें वैसे ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित होते हैं तो कुछ में समाज सेवा की अभिवृत्ति होती है और कुछ में राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति होती है। वर्तमान में अभिवृत्ति मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास हुआ है और ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होती है। सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। तो अभिवृत्तियों में रुचि हो गई। अभिवृत्तियों में रुचि एटीट्यूड डिफरेंस, किसी उद्दीपक वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा विचार आदि के प्रति धनात्मक अथवा ऋणात्मक तीव्र अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होकर अर्जित होती है। व्यक्ति को जैसा पर्यावरण मिलता है और उसे जैसी शिक्षा मिलती है, उसमें वैसी ही अभिवृत्तियों का विकास होता है। कुछ व्यक्ति स्वकेंद्रित हो जाते हैं, अपने आप में सेंट्रलाइज हो जाते हैं, तो कुछ में समाज सेवा की अभिवृत्ति होती है, तो कुछ में राष्ट्र सेवा की अभिवृत्ति होती है आदि। वर्तमान में अभिवृत्ति मापन की वैज्ञानिक विधियों का विकास भी हुआ है और ये भी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होती है। इसके पश्चात सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। पहला, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस। व्यक्तियों की सामाजिकता की भावना और उनके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता, सोशल एंड कल्चरल डिफरेंसेस। व्यक्तियों की सामाजिकता की भावना और उनके सांस्कृतिक लक्षण, ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियाँ विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। इसके पश्चात आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता। आइडियल्स, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं और नैतिक मानदंड होते हैं। किसी व्यक्ति में इनमें से किन को और किस मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही तो कुछ मूल तत्व हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका व्यवहार निर्देशित होता है। आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता। आइडियल्स, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं और नैतिक मानदंड होते हैं। किसी व्यक्ति ने इनमें से किनको और किस मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही तो कुछ मूल तत्व हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसका व्यवहार निर्देशित होता है। इसके पश्चात जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंसेस। हम देखते हैं कि एक ही जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं, इन्हें जातीय गुण कहा जाता है। हम देखते हैं कि एक ही जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होता है, इन्हें जातीय गुण कहा जाता है, और ये गुण दूसरे जातियों के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं। एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं, इन्हें जातीय गुण कहा जाता है। एक व्यक्ति के जातियों में कुछ गुण समान होते हैं, इन्हें जातीय गुण कहा जाता है, और ये गुण दूसरी जाति के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं, और ये गुण उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्र के आधार पर कुछ भिन्नता होती है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले व्यक्तियों में भी भिन्नता होती है। वर्तमान में इन सब को भी व्यक्तिगत भिन्नता का आधार माना जाता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता,
व्यक्तियों के सामाजिकता की भावना और उनके सांस्कृतिक लक्षण ये दोनों तत्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इन्हें भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वर्तमान में इनके मापन की वैज्ञानिक विधियां भी विकसित की गई हैं और इन विधियों से प्राप्त प्राप्तांकों सोर्सेस के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। इसके पश्चात आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिकता में भिन्नता, आइडियल्स, वैल्यूज एंड मॉरलिटी डिफरेंस। प्रत्येक समाज के कुछ आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, मूल्य और नैतिक मानदंड होते हैं। मूल्य और नैतिक किसी व्यक्ति ने इनमें से किसको और कितनी मात्रा में स्वीकार किया है, यह भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में आता है। आखिर यही तो कुछ मूल तत्व हैं जिनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इनका व्यवहार निर्देशित होता है। इसके पश्चात जातीय तथा राष्ट्रीय भिन्नता, रेशियल एंड नेशनल डिफरेंस। हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्तियों में कुछ गुण समान होते हैं, इन्हें जातीय गुण कहा जाता है, और ये गुण जाति के व्यक्तियों में और ये गुण दूसरे जाति के व्यक्तियों से कुछ भिन्न होते हैं और ये गुण उनके व्यक्तित्व एवं व्यवहार में भिन्नता लाते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न राष्ट्र के व्यक्तियों में राष्ट्र के आधार पर कुछ भिन्नता होती है। भिन्न भिन्न धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में ही भिन्नता होती है। वर्तमान में इन सब को भी व्यक्तिगत भिन्नता का आधार माना जाता है। इसके पश्चात आत्मधारणाओं में भिन्नता, सेल्फ कॉन्सेप्ट डिफरेंस। व्यक्ति की अपने विषय में जो धारणा होती है, जो ठोस विचार होते हैं, उन्हें आत्मधारणा अथवा आत्मसंप्रत्यय कहते हैं। कुछ व्यक्ति अपने बारे में यह सोचते हैं कि वे बड़े योग्य हैं, बड़े योग्य हैं, समाज में उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त है, और कुछ उसके ठीक विपरीत सोचते हैं। वातावरण आत्मधारणा का सभी व्यक्तियों में बड़ा महत्व होता है, चाहे व्यक्ति योग्य होने के बाद अपने को योग्य मानता है अथवा योग्य होने के बाद भी अयोग्य मानता है, अथवा अयोग्य होने के बाद भी वो अपने को योग्य मानता है इत्यादि। ये आत्मधारणा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती है। अतः वर्तमान में इसे भी व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। पहले शिक्षा अध्यापक केंद्रित होती थी, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बाल केंद्रित स्वरूप प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन से शिक्षा को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बनाने का प्रयास शुरू हो गया। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व बढ़ गया है। शिक्षा के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता की उपयोगिता सिद्ध हो रही है। व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थों को स्पष्ट करते हैं। पहला, जैसे कक्षा का सीमित आकार, साइज ऑफ द क्लास। यदि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च तीन स्वरूप समूहों होमोजीनियस ग्रुप में बांट दिया जाए तो भी, और यदि उन्हें एक ही कक्षा में पढ़ाया लिखाया जाता है तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। कक्षा साइज ऑफ द क्लास। यदि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर विद्यार्थियों को निम्न, औसत और उच्च तीन समरूप समूहों होमोजीनियस ग्रुप में बांट दिया जाए
तो भी, और यदि उन्हें एक ही साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया सिखाया जाता है तो भी कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। उस स्थिति में अध्यापक उनकी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से सहायता कर सकते हैं। शिशु स्तर पर एक कक्षा वर्ग में 25, बाल स्तर पर 30, किशोर स्तर पर 40 और इससे ऊपर 50 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन, वर्तमान में किसी भी स्तर की शिक्षा का उद्देश्य उस स्तर के औसत विद्यार्थियों की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं और उच्च आदर्शों के स्थान पर यथार्थ के धरातल निश्चित किए जाते हैं। और अगला पाठ्यक्रम के निर्माण में इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं और आकांक्षा के स्तर में अंतर होता है। बालकों की रुचियों, अभिवृत्तियों, योग्यताओं तथा आकांक्षा स्तर में अंतर होता है। कुछ बालक गणित एवं विज्ञान में अधिक रुचि रखते हैं, तो कुछ बालक कला, संगीत एवं साहित्य में। अतः सभी बालकों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम उचित नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम में लचीलापन और विभिन्नता होनी चाहिए। अगला है विद्यार्थियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। एक जैसी मानसिक योग्यता वाले बालकों को एक ही पद्धति से सिखाया जा सकता है। एक जैसी शारीरिक और मानसिक योग्यता वाले क्षमताओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भी, स्वस्थ कंपटीशन का भी विकास होता है, और कंपटीशन होगा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। इसके पश्चात शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। एक विधि से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना अमनोवैज्ञानिक है। व्यक्तिगत शिक्षण, इंडिविजुअल टीचिंग, विद्यार्थियों की मानसिक योग्यता में अत्यधिक भिन्नता होती है। कुछ पद्धतियाँ ऐसी हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर आधारित होती हैं। इसमें सीखने वाले को स्वयं अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं जो व्यक्तिगत शिक्षण पर ही आधारित होती हैं। इन पद्धतियों को शिक्षण में प्रयोग किया जाना चाहिए। आज व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड लर्निंग का विशेष प्रयोग हो रहा है, और इससे बालक अपनी क्षमता के अनुसार स्वयं अपनी गति को सीखता है। और लास्ट है होमवर्क। व्यक्तिक भिन्नता का पहला तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए। बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में दिया जाए गृह कार्य, होमवर्क। व्यक्तिक भिन्नता का पहला और अंतिम तकाजा है कि शिशु स्तर पर बहुत कम मात्रा में गृह कार्य दिया जाए, बाल एवं किशोर स्तर पर उससे अधिक मात्रा में, और उससे ऊपर के विद्यार्थियों को स्वाध्याय की ओर मोटिवेट किया जाए, स्वाध्याय की ओर प्रेरित किया जाए। किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों में से निम्न स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत कम, औसत स्तर के विद्यार्थियों को औसत, और उच्च स्तर के विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक गृह कार्य दिया जाए।
हम लोग जो आज व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा किए, इसमें पहला कक्षा का सीमित आकार, दूसरा शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में, तीसरा पाठ्यक्रम के निर्माण में, चौथा विद्यार्थियों के वर्गीकरण, पांचवा शिक्षण विधियाँ, छठा व्यक्तिगत शिक्षण, सातवां गृह कार्य। अगली कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षा अधिगम पर क्या प्रभाव, इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑन लर्निंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।